श्रोताओं नमस्कार। साहित्य जगत की एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। अगर हम उनके परिचय की तरफ पढ़ेंगे ही और रूबरू कराएंगे आपको। मैं उनकी दो पंक्तियां पढ़ता हूं और आप समझ जाएंगे कि हम आज किस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। उन्होंने लिखा था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुष्यंत कुमार जी के बारे में। सुप्रसिद्ध कवि, गजलकार, उपन्यासकार, गजल सम्राट उन्हें कहा गया है। आज उनके सुपुत्र आदरणीय श्री आलोक त्यागी जी हमारे मध्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आलोक जी। तो सबसे पहले तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, परिचय करवाएं दुष्यंत जी के बारे में। जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी के सभी चाहने वालों का जो इससे जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का जहां तक सवाल है, तो एक जमींदार परिवार में वो पैदा हुए और ये जिला बिजनौर है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक गांव है राजपुर नवादा। तो राजपुर नवादा में, हाँ, राजपुर नवादा में पैदा हुए। और उनके पिता, जैसा मैंने बताया, जमींदार थे। माता जी जो थी गृहिणी थी, पर पिताजी को पढ़ने लिखने और शेर व शायरी का बड़ा शौक था। उनकी बातें जितनी शब्दों में होती थी उससे ज्यादा इशारों में होती थी। मतलब जो शब्दों के जो निहितार्थ थे, मतलब दुष्यंत जी अक्सर कहते थे कि भले ही शायरी का शौक पिताजी से लगा हो, पर जो बात कहने का अंदाज है वो मुझे अपनी माँ से मिला है। और फिर वो शुरुआती उनकी शिक्षा जो है गांव में हुई। फिर उसके बाद आसपास के जिले में गए, वहां पढ़ने के लिए आगे। फिर वहां चंदौसी और फिर उसके बाद जो है इलाहाबाद, और फिर तो खैर एक लंबी यात्रा रही परिवार में। और ये रहा कि उनके भाई बहन तो काफी काफी थे, पर सब बहुत कम उम्र में चले गए। बमुश्किल दो तीन भाई जो हैं वो थोड़ी सी ठीक ठाक जिंदगी जी पाए, जिनमें से एक थे जो बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे, जिनके साथ ये रह के पढ़ते थे। और एक दूसरे थे जिनके ऊपर वो उनका एक उपन्यास केंद्रित है, आंगन में एक वृक्ष, जो उनका उपन्यास केंद्रित है वो अपने जी। तो वो भाई थे। ये दोनों भी असमय चले गए। और एक उनके छोटे भाई जो मुन्नू जी, जिनको उन्होंने अपनी गजलों का संग्रह साए में धूप समर्पित किया है, वो भोपाल में प्रोफेसर थे। और वो उनका भी अभी कुछ समय पहले दुष्यंत जी के जाने के बाद उनका इंतकाल हुआ। एक वो ही है जो अपनी उम्र ठीक ठाक बिता के गए। बाकी दुष्यंत जी भी आप जानते हैं असमय चले गए। और फिर जहां तक इमीडिएट फैमिली का सवाल है, तो उसमें मेरी एक बड़ी बहन थी। उनकी और उनके पति की एक कार एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली काफी पहले डेथ हो गई। उसके बाद मैं, और मेरे बाद एक मेरा छोटा भाई है जो फौज में कर्नल रहा। और उसके बाद वो भी अभी अभी रिटायर हुआ है। और मैंने पूरी जिंदगी बैंक में गुजारी है। और बैंक से गुजारने के बाद मैं भी अब रिटायर होके मैं अब भोपाल में हूँ। जिस दौर में कवि के रूप में हिंदी साहित्य जगत में आए, एक लेखक के रूप में आए, उस समय कविताओं का दौर चल रहा था। जहां तक मुझे स्मरण है कि 1933 में उनका बर्थ है। तो जी। अगर उन्होंने 10-15 साल की उम्र में भी लिखना शुरू किया होगा तो 50 के आसपास, 1950 के आसपास हम अगर माने, तो ये दौर था लगभग प्रयोगवाद, या फिर कह सकते हैं कि नई कविता का युग आ गया था। तो उस समय कविताओं का दौर ज्यादा था। अचानक कैसे ट्विस्ट लिया गजल की तरफ दुष्यंत जी ने? आपने ठीक कहा कि उनकी रचना यात्रा शुरू होती है अपने स्कूल के दिनों से, जब वो 9वीं 10वीं में थे। वो उम्र होती है जब आदमी जो है वो एक आध छोटा मोटा इश्क हो जाता है। तो वो छोटे मोटे इश्क के दौर में उनकी जो है, हाँ, वो 9वीं 10वीं में, तो एक उनका बड़ा वो चर्चित प्रेम प्रसंग भी है। तो उनकी जो है, उन्होंने एक आप ये समझे कि उस समय प्रेम गीत का सिलसिला शुरू हो गया। तो अब अच्छी कविताएं पढ़ते थे तो मंच पे छा गए। तो जब तक वो कॉलेज में पहुंचे हैं, उससे पहले वो मंचीय कवि स्थापित हो चुके थे अपने इलाके, छोटे मोटे इलाके में। अब आप समझिए कि एक गीतों की पूंजी लेके वो इलाहाबाद पहुंच गए पढ़ने के लिए। और इलाहाबाद जो था कवियों का अखाड़ा था, उसमें कौन नहीं था। उसमें जो थे पुराने दौर में, मतलब उसमें निराला जी और पंत जी और महादेवी जी और प्रसाद जी तो खैर बनारस में थे ये। और फिर अश्क, और मतलब एक पूरा धर्मवीर भारती और बच्चन जी, सभी लोग वहां थे, इतने बड़े बड़े।
तो ये जो है अपनी छोटी सी गीत की पूंजी लेकर जब इलाहाबाद पहुंचे हैं, तो इन्होंने देखा ये माहौल, फिर ये वहां के जो विमर्श चर्चाएं, ये वो अपने संगठन बनाए, और थोड़े जुझारू और थोड़े से संघर्ष करने वाले ये शुरू से रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वहां जाते ही गजलों की तरफ चले गए। गजलों पे ये अलोंग साइड ये गजलों पे हाथ साफ करते रहे। उस समय शमशेर जी थे, वो भी गजलें लिख रहे थे। निराला जी ने भी गजलें लिखी हैं, उनसे पहले नागार्जुन जी ने लिखी हैं, उससे पहले शुरू करें तो भारतेंदु जी ने भी लिखी। तो पूरी काव्य यात्रा में गजल कहीं ना कहीं चलती रही है, भले ही वो काव्य की मुख्य धारा ना बन पाई हो, तो गजल चलती रही। पर दुष्यंत जी ने गजलों पे इमीडिएटली नहीं आए वो। उस समय उनका एक जो काव्य संग्रह आया जिसका नाम था सूर्य का स्वागत। अब सूर्य का स्वागत जब आया तो सूर्य के स्वागत को, ये करीब 56-57 की बात है, और ये उस समय जैसा आपने सही कहा कि उस समय प्रयोगवादियों का दौर था, और प्रयोगवाद की जो कविताएं थी बड़ी आत्मकेंद्रित किस्म की कविताएं थी। मतलब पहले जो, उससे पहले जो दौर था उसमें समाज की बातें हुआ करती थी, पर जहां प्रयोगवाद आया तो वहां अंदर के मनोभावों, वो कविता जैसे अंदर चली गई हो। बाहर के जो पूरे दृश्य परिदृश्य था, समाज था, ये वो, उन सब की चीजों ने एक बैक सीट ले ली थी। पर दुष्यंत जी की जब ये वाली रचनाएं, और भी दूसरे कवि रहे होंगे, तो इन रचनाओं, अच्छा वो जो आत्म केंद्रित रचनाएं थी उसमें कहीं ना कहीं आजादी से मोह भंग की भी बात थी और इस तरह की थी, इसीलिए वो आत्म केंद्रित होती चली जा रही थी। इनकी कविताओं में जो एक वो, आप कहें कि एक इस तरह की आशावादिता जो किसी से हार मानने को तैयार नहीं है, एक इस तरह की इनक्योरेबल ऑप्टिमिज्म जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इनक्योरेबल ऑप्टिमिज्म, की आप धकेल के भी उनको नकारात्मक नहीं बना सकते। कुछ इस तरह की उनकी उन कविताओं के अंदर वो बात थी, जिन कविताओं को देखकर उस समय नागार्जुन जी ने कहा था कि इन कविताओं में नाजिम हिकमत जैसी तेजी है, और जिसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी, आप राष्ट्र कवि, उन्होंने ये कहा था कि इन प्रयोगवादियों की कविताओं की सड़ान से बचने के लिए उस गुलाब को सूंघना बहुत जरूरी है जिसका नाम सूर्य का स्वागत है। दुष्यंत जी की बात हो रही है और धारा प्रवाह, आप उनके बारे में, आप, मुझे लगता है कि हो ही क्यों ना, आप उपस्थित हैं हमारे बीच साक्षात दुष्यंत जी के रूप में। तो दुष्यंत जी की बात हो रही है और इस बीच अगर हम कमलेश्वर जी की बात ना करें, अभी बात हो रही थी कि बहुत जबरदस्त उन्होंने लेखन किया है और कथा साहित्य के मामले में बहुत ऊंचा नाम है कमलेश्वर जी का। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उन पर शोध किया है। तो कमलेश्वर जी और आपके पिताजी यानी दुष्यंत जी, तो दोस्ती उनकी कैसे हुई और वो यात्रा क्या रही है, कैसी रही, कैसे शुरुआत हुई है उसकी? जी, इनकी दोस्ती तो बहुत पुरानी, मतलब ये जब ये कॉलेज में थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनकी वहीं पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही कमलेश्वर जी से मुलाकात हुई और बड़ी गहरी दोस्ती इनके साथ, इन दोनों के साथ एक मार्कंडे जी भी थे, वो भी कथाकार, नामी कथाकार रहे हैं। बिल्कुल, तो इन तीनों का ये मतलब ये साहित्यिक इतिहास में मौजूद है। इन तीनों का साहित्यिक त्रिशूल कहा जाता था। ये जो साहित्यिक त्रिशूल था, और उस दौर में जो थी बड़ी साहित्यिक बहसें मुबाहिसे बहुत हुआ करते थे उस समय, उन चर्चाएं वहां पर बहुत थी, और वहां पर 2-3 बड़े अच्छे नामी साहित्यकारों के वहां पर इस तरह के संगठन थे। तो उसमें इन्होंने भी अपना एक छोटा मोटा संगठन बताया कि ये भी वहां पर बहसें किया करते थे, और उसमें ये लोग सब शामिल साथ रहा करते थे। तो इनकी दोस्तियां तो वो 52, 53, 54 से लेकर और फिर ताउम्र चलती रही, और इसीलिए खैर इन लोगों की तो बहुत गहरी दोस्ती रही, वो अपनी जगह। पर जब दुष्यंत जी ने जब गजलें कहनी शुरू की, और गजलें कहते हुए जब ये वहां पर एक बार उज्जैन में टेपा सम्मेलन होता था, तो वहां जो है कमलेश्वर जी भी आ रहे थे और ये दुष्यंत जी भी वहां गजलें लेके पहुंचे, और उन्होंने कहा यार कमलेश्वर, मैंने कुछ गजलें लिखी हैं। ये लोग आदान प्रदान तो विचार विनिमय तो होते ही रहते थे, इनके खूब बातें होती थी। तो उन्होंने कहा यार मैंने इस बीच जो है गजलें लिखी हैं और ये तुम देखो। कमलेश्वर जी ने वो गजलें देखी और वो मतलब उन्होंने कहा कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ, और वो गजल ले गए और उन्होंने जो है उसको सारिका में छापा। फिर वहां पर जो है वो धर्मवीर भारती जी उस समय धर्मयुग के थे, धर्मवीर भारती जी ने देखा यार कि वो लोग कमलेश्वर, मैं भी ये गजलें छापना चाहता हूँ। तो धर्मवीर भारती ने और धर्मवीर भारती जी ने और कमलेश्वर जी ने वो गजलें छापी, और उस दौर में मैं ये कहूंगा छापने की हिम्मत दिखाई, क्योंकि उसके बाद ही जो है ये सेंसरशिप लग गई थी। और सेंसरशिप में जो है जब दुष्यंत जी की बाद में एक गजल गई थी,
तो वो पूरा वो अंक ही जो है धर्मयुग का, वो वाला अंक जो है वो ब्लॉक हो गया। तो धर्मवीर भारती जी ने कहा था कि ये दुष्यंत, ये हम इसे छाप पा रहे हैं क्योंकि ये अंक ही जो है ये पूरा, चूंकि इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी की वजह से सेंसरशिप लग गई, तो ये चीजें हुई। तो ये उस पूरी यात्रा में ये भी जुड़े रहे। तो ये तो उनकी दोस्ती की बात हुई, आप रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं। तो 1984 में, मतलब पापा का निधन हुआ है 1975 में, और हाँ 75, और फिर कमलेश्वर जी की पुत्री से ममता, मानू जी ने सब लोग मानू के नाम से जानते हैं, तो फिर उनसे 84 में मेरा उनसे विवाह हुआ। और इस तरह से हमने दो साहित्यकारों को, आप कहें, रिश्तेदार बनाने का श्रेय हम लोगों को जाता है। और हम मजाक में ये भी कहते हैं कि प्रेम तो हमारे पिताओं के बीच में था, विवाह हमारा तो ये हो गया। तो हमारा प्रेम विवाह विद ए डिफरेंस है, मतलब प्रेम उनके बीच था, विवाह हमारा हुआ। मतलब बीजारोपण दो पुरोधाओं ने किया और उसका परिणाम आप लोगों के रूप में। कैसा लगता है जब वो आपसे दुष्यंत जी के बारे में जानने के लिए आपके पास आते हैं, कुछ पूछने के लिए? कथाकार कमलेश्वर भी एक महान हस्ती रहे हैं, तो दोनों के बारे में कैसा फील होता है आपको? एक होता है ना कि हमारे पूर्वज महान साहित्यकार रहे हैं, कवि रहे हैं, कथाकार रहे हैं, तो आपको कैसे फील होता है? देखिए, निश्चित ही बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है, और मैं उनकी, इन दोनों की जो नैतिक विरासत है उसे संभालने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मैं उनको जितना ज्यादा, और जितनी बार पढ़ता हूँ तो मेरे सामने तो नए अर्थ उद्घाटित होते हैं, तो और भी ज्यादा उन लोगों के लिए इज्जत बढ़ती चली जाती है। और चूंकि मुझे पूरे वो सामाजिक और पूरे सारे संदर्भ भी पता है जिन संदर्भों में उन्होंने लिखा है, चाहे कितने पाकिस्तान हो, कितने पाकिस्तान लिखने के लिए, कितने पाकिस्तान लिखने के लिए और उसे प्रकाशित करवाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। ये जो है, जो आदमी पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही जानेगा। ठीक वैसे ही कि इमरजेंसी के दौर में साय में धूप को छपाना, मतलब उसके साथ भी प्रसंग जुड़ा हुआ है। खैर लंबी बहुत चर्चा हो जाएगी, वो कभी और तफसील से बात करेंगे। तो ये जब मैं ये देखता हूं कि ये मतलब कितने हिम्मती लोग थे, इनकी प्रतिभा अपनी जगह है, पर ये प्रतिभा धरी रह जाती है। प्रतिभा तो बहुत सारे लोगों में थी, पर इमरजेंसी में कितने लोगों ने आवाज उठाई। तो प्रतिभा अपनी जगह है, पर जब मैं ये देखता हूँ तो मैं वाकई श्रद्धान्वित हो जाता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं यदि भले ही कम मात्रा में आए हों, पर यदि वो मूल्य हमारे पास आए हैं और यदि वो मूल्य हम आगे तक यदि पहुंचा सकें किसी भी तरीके से, तो मुझे लगता है कि वही हमारी जो है इन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।